अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम। इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, और इसमें से अक्सर इम्पोर्टेंट ट्रिकी किस्म के क्वेश्चंस आए हुए होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इसके अंदर है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ने से पहले इनको जानना ज़रूरी है। रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं और इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। बहुत ही आसान है, नाम से भी ज़ाहिर है। जैसे कि रिवर्सिबल यानी वो रिवर्स किए जा सकते हैं, और इरिवर्सिबल वो रिवर्स नहीं किए जा सकते। तो इसका मतलब यही है, बेसिक इनमें ये डिफरेंस यही होता है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं ये बाई डायरेक्शनल होते हैं। ये दोनों डायरेक्शन में एक्चुअली फॉरवर्ड में जा सकते हैं और रिवर्स में भी आ सकते हैं। और जबकि जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं ये यूनी डायरेक्शनल रिएक्शंस होते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शनल के अंदर ये एक ही डायरेक्शन के अंदर ये मूव करते हैं। इनको हम बेसिकली इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहा जाता है। और इनके दरमियान बाकी जो बेसिक डिफरेंस वगैरह हैं उनको अभी हम डिस्कस करते हैं कि इनमें और कौन कौन से इनके दरमियान डिफरेंसेस एक्चुअली आ जाते हैं। ये बेसिक आ गया इनका डिफरेंस, इनका कंपैरिजन है। अब ये है रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस बेसिकली जो होते हैं ये बाई डायरेक्शनल होते हैं, यानी बोथ फॉरवर्ड के अंदर भी मूव करते हैं, ये रिवर्स के अंदर भी होते हैं। लेकिन ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ यूनी डायरेक्शनल होते हैं। यूनी डायरेक्शनल होते हैं, एक ही डायरेक्शन के अंदर जाते हैं। या तो वो सिर्फ फॉरवर्ड मूव करेंगे या तो वो सिर्फ रिवर्स मूव करेंगे। इसके बाद इसका जो दूसरा इनका डिफरेंस है वो है नेवर गोज फॉर कंप्लीशन। ये रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते, यानी इनमें जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट बनाते हैं, वही प्रोडक्ट सेम अमाउंट प्रोडक्ट की जो होती है वो डिकम्पोज होकर दोबारा रिएक्टेंट बना देती है। तो इसी वजह से ये रिवर्सिबल रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होते। हम ये नहीं कह सकते कि ये कंप्लीट हो जाते हैं, जबकि ये जो होता है इनको तो पर्पज़ ही ये होता है, कंप्लीशन होता है। ये हमेशा होते ही कंप्लीट है ये, यानी जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं वो सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये ऑलवेज गोज टू कंप्लीशन, ये हमेशा होते ही कंप्लीट है। इसके बाद थर्ड डिफरेंस ये है कि इनका जो अल्टीमेट गोल होता है वो इक्विलिब्रियम को अटेन करना होता है। यानी ये कंप्लीट तो वैसे ही नहीं होते, यानी जितने रिएक्टेंट्स जो ब्रेक डाउन होकर प्रोडक्ट बनाते हैं उतने ही प्रोडक्ट ब्रेक डाउन होकर दोबारा रिएक्टेंट बना देते हैं। इसका मतलब ये है कि यानी एक हद तक, एक टाइम तक ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते रहते हैं और प्रोडक्ट चेंज में रहते होते हैं। लेकिन एक ऐसी कंडीशन भी आती है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड जो रिएक्शंस होते हैं वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो उस स्टेट को हम बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इनका जो अल्टीमेट गोल होता है वो इक्विलिब्रियम को अटेन करना होता है। जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है तो उस वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो होते हैं वो दोनों के दोनों एक्चुअली इक्वल हो जाते हैं, और वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम की, यानी उसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। और इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर तो इक्विलिब्रियम वैसे भी अटेन नहीं होता, नॉट इनका जो अल्टीमेट गोल होता है इक्विलिब्रियम को अटेन करना नहीं होता। इसके बाद प्रोडक्ट्स, इनके जो रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर जो प्रोडक्ट बनेंगे वो प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और अनस्टेबल होते हैं। इसी वजह से प्रोडक्ट्स रिएक्टिव और अनस्टेबल होने की वजह से ही ये दोबारा वो टूटकर रिएक्टेंट बना देते हैं। इसी की वजह से ही ये इनका जो रिवर्स रिएक्शन है वो पॉसिबल हो जाता है, और इसी वजह से हम इनको रिवर्सिबल रिएक्शन कह सकते हैं। और इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, दोबारा वो टूटते ही नहीं और रिएक्टेंट में दोबारा वो कन्वर्ट ही नहीं होते। इसी वजह से ये इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं। इसके बाद कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज नॉट एप्लीकेबल इन रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो कंसेप्ट होता है ना वो पॉसिबल ही नहीं होता, एप्लीकेबल ही नहीं होता। क्यों एप्लीकेबल नहीं होता? क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट क्या होता है कि वो इसके मुताबिक ये होता है कि रिएक्टेंट जो होता है वो रिएक्शन के दौरान वो ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है वो, यानी उसकी क्वांटिटी जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है, वो ख़त्म हो जाता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर तो वैसे भी हम ये नहीं कह सकते ना कि रिएक्टेंट ज़ीरो हो गया और प्रोडक्ट मैक्सिमम हो गए, नहीं। जिसमें जितना रिएक्टेंट बनाएगा उतना ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा, उतना ही फिर प्रोडक्ट जो होता है वो रिएक्टेंट बना देता है। तो इसी वजह से लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट
कॉन्सेप्ट यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता, और यहाँ पर एप्लीकेबल हो सकता है क्योंकि सारे का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इनका होता है ग्राफ। ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसमें। अब ये देखें, सबसे इसमें एक ही बात याद रखने वाली है, वो ये है कि दिस इज़ कॉल्ड, ये फॉलिंग कर्व कहलाती है इस ग्राफ की, दिस इज़ कॉल्ड फॉलिंग कर्व। और फॉलिंग कर्व जो होती है वो हमेशा रिएक्टेंट के लिए होती है। ये रिएक्टेंट्स होते हैं और ये रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। ये फॉलिंग कर्व, दिस इज फॉलिंग कर्व फॉर रिएक्टेंट होती है, और ये जो होती है ये राइजिंग कर्व कहलाती है। दिस इज राइजिंग कर्व होती है, ये राइजिंग कर्व होती है, ये प्रोडक्ट से होती है। यानी इसका मतलब ये है रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ये जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, जैसे जैसे इस तरफ टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कम होती जाएगी, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स बढ़ती जाएगी, प्रोडक्ट्स बढ़ती जाएगी। एक ऐसी कंडीशन है कि जब इन दोनों की जो कंसंट्रेशन होगी वो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, उस कंडीशन को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब यहाँ पर और इस ग्राफ में बेसिक डिफरेंस पता क्या है, इस ग्राफ में उसमें ग्राफ में यही डिफरेंस है, यहाँ पर ग्राफ से भी ज़ाहिर है कि ये जो फॉलोइंग कर्व है ना रिएक्टेंट के लिए, ये वाली, ये टाइम एक्सिस को छू रही है, टाइम एक्सिस को टच कर रही है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये होती है ज़ीरो और यहाँ पर ये मैक्सिमम होते हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो गई, ज़ीरो, और जैसे जैसे टाइम गुजरता गया इसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम। यानी अगर हमारे पास इसके रिएक्टेंट 100 थे और टाइम यहाँ पर गुजरने के बाद अब कितने रिएक्टेंट हो, ज़ीरो। अब पहले प्रोडक्ट ज़ीरो थे, यहाँ पर टाइम गुजरने के बाद अब प्रोडक्ट कितने हो गए, 100 हो गए। तो यहाँ पर फुली जो रिएक्टेंट होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर। अब हम यहाँ पर नहीं कह सकते क्योंकि ये ग्राफ है, अगर फॉर एग्जांपल ये अगर 100 थे तो 100 से यहाँ पर ये 20 हो जाते हैं, और ये अगर हमारे पास 0 से प्रोडक्ट्स बढ़ते जाएंगे और ये फुली 100 में कन्वर्ट नहीं होंगे, ये 80 में जाकर ये जो होंगे 80 पर जाकर ही रुक जाएंगे। तो इसका ये क्या मतलब है कि इसी वजह से तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर। ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये अक्सर हमने देखा होगा, उसमें एक्टिवेशन एनर्जी में भी आ जाता है, और इसके अलावा रिवर्सिबल और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर अक्सर ये इस तरह का ग्राफ आया हुआ होता है। ये इसको हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखें, पहले इस ग्राफ को समझना चाहिए। ये है बेसिकली एनर्जी और टाइम के दरमियान ये ग्राफ है, ये है रिएक्टेंट्स, दीज आर रिएक्टेंट्स, और ये हैं प्रोडक्ट्स। इस ग्राफ के मुताबिक रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है। इसका मतलब ये यहाँ से जो सारी की सारी ये एनर्जी होगी ना, ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, ये सारी की सारी जो एनर्जी होगी ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड होगी। और प्रोडक्ट से लेकर दिस इज कॉल्ड, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है, ये दिस इज अ कंडीशन ऑफ हाई मैक्सिमम एनर्जी की होती है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है। तो रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक जो एनर्जी होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट तक की जो एनर्जी होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स होती है। और जो एनर्जी का जो डिफरेंस प्रोडक्ट्स और ये होती है इंथाल्पी, दिस इज कॉल्ड इंथाल्पी। जो बेसिकली जो इंथाल्पी होती है ना, वो डिफरेंस ऑफ, या हम इस तरह कह सकते हैं, यानी जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान जो एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, और या डिफरेंस ऑफ एनर्जी, डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के दरमियान जो भी एनर्जी का डिफरेंस होता है हम बेसिकली उसे इंथाल्पी कहते हैं, और ये इंथाल्पी कहलाती है। अब ग्राफ से भी हम आसानी से पता चला सकते हैं, दीज आर रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी इनका जो रिवर्स रिएक्शन है ना वो पॉसिबल हो सकता है। क्यों पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि इनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स रिएक्शन है ना वो बहुत ही कम है, ये देखें ना बहुत ही कम है वो। और अगर हम देखते हैं ना इनकी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड तो वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो हम ये रिवर्स किस वजह से पॉसिबल होता है कि क्योंकि इनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है फॉर रिवर्स के लिए वो
कम होती है। जब जब हम इस ग्राफ की तरफ आते हैं ना, तो ये है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स। अब ये देखना, तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड होती है। तो इसी वजह से जो ये वाले जो रिएक्शंस होते हैं ना, इरिवर्सिबल रिएक्शन, इसी वजह से इनका रिवर्स पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। और इसी वजह से ये जो रिएक्शंस होते हैं ना, इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये ऑलवेज एक्सोथर्मिक होते हैं। क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक होते हैं। ये हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। और ये जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं ना, ये हमेशा एंडोथर्मिक होते हैं। ये हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको ये रिएक्टेंट की जो एनर्जी होती है, ये हमेशा ये लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर होता है। इनके जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना, वो लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर होते हैं। हमें एनर्जी अप्लाई करेंगे, ये एक्टिवेशन एनर्जी उनकी बढ़ेगी, बाद में जाकर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो ये एक बेसिक रिलेशन है। ये है रिवर्सिबल रिएक्शन भी कह सकते हैं हम इन्हें, या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं हम इन्हें। ये एक्टिवेशन एनर्जी जो फॉरवर्ड की होती है, वो इंथाल्पी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी रिवर्स के बराबर होती है। ठीक है, ये बेसिक रिलेशन है, ये पता होना चाहिए आपको। और उसके बाद जो हमारे पास जो दूसरा रिलेशन है इन इरिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर, वो एक्टिवेशन एनर्जी जो रिवर्स के लिए होती है, वो एक्चुअली इक्वल होती है इंथाल्पी। ये रिवर्स की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, वो इक्वल होती है इंथाल्पी के प्लस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड। ये होता है। ये बेसिक फार्मूला भी पता होना चाहिए। ये अक्सर ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के अंदर भी अप्लाई किया जा सकता है, इस तरह का फार्मूला। इसके अलावा इनका एक और भी डिफरेंस है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन का है, और ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स और एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड जो होती है ऑलमोस्ट सेम होती है, यानी बहुत ही समाल डिफरेंस होता है उनके दरमियान। जो एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस बहुत ही समाल होने की वजह से उनका जो रिवर्स रिएक्शन है वो पॉसिबल हो सकता है, इसी वजह से वो रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। और इनके दरमियान जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ना, वो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स और फॉरवर्ड के दरमियान बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होने की वजह से इनका जो रिवर्स है वो पॉसिबल नहीं हो सकते, इसी वजह से ये इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं। और इसके बाद ये इनकी एग्जांपल है N2+। ये बेसिकली अमोनिया सिंथेसिस के अंदर ये इस तरह की एग्जांपल है, और ये है रिवर्सिबल रिएक्शंस की एग्जांपल है। और दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शंस। एक बात यहाँ पर याद रख लें कि किसी भी इरिवर्सिबल रिएक्शन का रिवर्सिबल रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन उस वक्त हमें कंडीशन बहुत ही ज़्यादा चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, कंडीशंस को चेंज करके किसी भी इरिवर्सिबल रिएक्शन का रिवर्स रिएक्शन हम या उसे रिवर्सिबल बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कंडीशन हमें चेंज करनी पड़ेगी। बस इनमें यही बेसिक डिफरेंस था। अगर आप इसे याद रख लेना तो आप तकरीबन वो भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का कंपैरिजन आप जान सकेंगे। इसके अलावा वो इस ग्राफ के ज़रिए आप एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को भी अच्छी तरीके से जान सकेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की। स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की बेसिकली स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम, इसकी बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम होती है, और दूसरी होती है डायनामिक इक्विलिब्रियम। इनके दरमियान बेसिक डिफरेंस क्या होता है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर जो सिस्टम होता है वो स्टेशनरी हो जाता है। सिस्टम बिकम जितने भी रिएक्शंस होते हैं ना सिस्टम के अंदर, जितने भी सारे के सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं ना, वो सारे के सारे रिएक्शन जो होते हैं वो सीज कर जाते हैं। ऑल रिएक्शंस इन द सिस्टम जो होते हैं वो सीज कर जाते हैं। और इसके अलावा जो होते हैं सिस्टम बिकम स्टेशनरी। दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम इसे कहते हैं। और दूसरी होती है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर ना सारे के सारे रिएक्शन सीज नहीं करती, यानी रुकते नहीं हैं, स्टेशनरी नहीं होते। जबकि रिएक्शन होते हैं, लेकिन जो इनमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट होता है ना, वो एक्चुअली इक्वल हो जाता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है ना, वो बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इन रिएक्शन की जो अपोजिंग वेलोसिटीज़ होती हैं वो एक्चुअली इक्वल होती हैं।
दिस इज़ कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। हम बेसिकली इसे डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आगे है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन को बेसिकली CM गुलबर्ग और P वैग ने एक्चुअली इसे पेश किया था। तो इसके मुताबिक जो भी रेट होता है ना, रेट वो एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। अब रेट दो तरह का होता है, जैसे कि हम जानते हैं, एक रेट होता है रेट फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, और इसके अलावा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होता है। तो हमेशा जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है जिसके अंदर दो रिएक्टेंट्स हैं, एक ए है प्लस बी है। ए प्लस बी दीज आर द रिएक्टेंट्स हैं, और ये कन्वर्ट होते हैं सी प्लस डी के अंदर। ये दो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, और ये दोनों के दोनों जो हैं रिएक्टेंट्स हैं। जब केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट आती है तो उस वक्त इनका जो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होता है वो एक्चुअली इक्वल हो जाता है रिवर्स रिएक्शन का रेट है। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमने कहा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के, और इधर से इसका जो रेट ऑफ जो रिवर्स रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ। रिवर्स रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट होंगे और फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट होंगे, और ये डी होगा। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को लाएंगे इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए, तो यहाँ से जो आर एफ होगा यहाँ पर के एफ आ जाएगा। दिस इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये आ जाएंगे रिएक्टेंट्स, और इनके अंदर भी इसी तरह आ जाएगा आर इज इक्वल टू के आर इंटू सी इंटू डी आ जाएगा। जब केमिकल इक्विलिब्रियम होगी तो उस वक्त एक्चुअली क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। ये होता है एट इक्विलिब्रियम के ऊपर, एट इक्विलिब्रियम के ऊपर दिस इज पॉसिबल। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड के लिए हम वही सारी की सारी उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर लेंगे। के एफ विल बी के एफ इंटू आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी होगा, वो इक्वल हो जाएगा आर की जगह पर के आर इंटू सी इंटू डी आ जाएगा। तो वैसे कि हम जैसे कि हम जानते हैं कि जो एक्चुअली जो इन दोनों की जो के एफ ओवर के आर होती हैं ये एक्चुअली इक्वल होता है के सी के। तो यहाँ से हमें एक वैल्यू का पता, एक चीज़ का पता चला कि के सी को हम सिर्फ और सिर्फ उस वक्त निकालेंगे जब एक रिएक्शन जो होगा वो इक्विलिब्रियम की स्टेट के अंदर होगा, उसी वक्त हम उसे निकाल लेंगे। तो के एफ ओवर के आर होता है। तो अब हमने इनकी रेशो को लेना है, के एफ ओवर के आर, यानी ये जो के आर होगा इसके नीचे आ जाएगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा सी की मोलर कंसंट्रेशन डी की मोलर कंसंट्रेशन ओवर ए की मोलर कंसंट्रेशन इंटू बी की मोलर कंसंट्रेशन। तो अब के एफ ओवर के आर ये के सी के बराबर होता है, तो हम यहाँ से ये नतीजा निकाला के सी इज इक्वल टू सी की मोलर कंसंट्रेशन डी की ओवर ए की मोलर कंसंट्रेशन इंटू बी की मोलर कंसंट्रेशन। दिस इज़ द फाइनल रिलेशन फॉर के सी। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो के सी होगा वो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की रेशियो के बराबर होगा। ये प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन की रेशियो के बराबर होता है। अगला टॉपिक है हमारे पास यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स।
यूनिट्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और जो केसी के जो यूनिट होते हैं ना बेसिकली वो डिपेंड करते हैं मोलर कंसंट्रेशन या उस मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के जो मोल्स हैं वो इक्वल हैं तो केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। इनके सब के सब डिपेंड ही उसी के ऊपर करते हैं, यानी उनके मोल्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट उनके मोल के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मिसाल लेना NH2 प्लस 3H2 2NH3, अगर हम इसके केसी के अगर हम इसे यूनिट इसके यूनिट निकालें तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा वो NH3 है, मोलर कंसंट्रेशन ये आ जाएगा ऊपर 2 आ जाएगा कोफिशेंट, और ये आ जाएगा हमारे पास N2 और ये आ जाएगा H2 की पावर 3 आ जाएगी। तो इसके जो यूनिट्स होंगे वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसकी पावर 2 होगी, और नीचे इसका भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसका भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो हम इसे इकट्ठा ही लिख देते हैं, ये 3 हैं और ये एक 4 हो जाएंगे ये। तो ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसकी पावर हो जाएगी 4, 2 से बाकी ये 2 बचेगी। जब ये 2 ऊपर जाएगा तो ये इन्वर्स हो जाएंगे, तो इससे ये बच जाएगा मोल की नफ़ी 2 डेसीमीटर क्यूब की +6। तो ये हैं बेसिकली केसी के यूनिट्स। तो इसी तरह ये मोल्स के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, जितने मोल्स के डिफरेंस होंगे उसके यानी डिफरेंस उसके यूनिट्स केसी के यूनिट्स एक्चुअली बनते जाएंगे। आगे है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस है, यानी अब हम केसी की वैल्यूज़ निकालेंगे फ्रॉम कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के ज़रिए हम केसी की वैल्यू निकालेंगे। हम तकरीबन एक दो रिएक्शन को ही डिस्कस कर लेते हैं कि कंसंट्रेशन के ज़रिए हम केसी के एक्सप्रेशन को कैसे हम ड्राइव करेंगे। हम एक रिएक्शन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3 C डबल बॉन्ड O N2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एसिटिक एसिड को डिस्कस कर लेते हैं। प्लस हमारे पास यहाँ पर आ जाता है अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH आ जाता है, और इसके बाद यहाँ से आगे एस्टर बनेगा और वाटर CH3 C डबल बॉन्ड O N2 OCH या C2H5 इकट्ठा ही लिख देते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा वाटर आ जाएगा। तो ये इनके लिए अब हम यहाँ से ये स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जब हमारे पास टाइम की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा, तो इसकी कंसंट्रेशन को हम अगर कंसिडर करें A और इसकी कंसंट्रेशन को B करें, इसकी कंसंट्रेशन भी 0 होगी और इसकी कंसंट्रेशन भी 0 होगी। लेकिन जैसे ही टाइम इक्विलिब्रियम की स्टेट पर होगा, यानी इक्विलिब्रियम की स्टेट जब भी पहुंचेगी तो उस वक्त एस्टर की कंसंट्रेशन भी x हो जाएगी और उधर से वाटर की कंसंट्रेशन भी x हो जाएगी, और ये जो होगा A माइनस एक्स हो जाएगा, और ये जो होगा ये B माइनस एक्स, यानी इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। कितनी? x टाइम कम हो जाएगी। अब क्योंकि हमने इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल, ये मोल्स है ना, मोल्स को जब हम वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं ना, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, वही एक्चुअली कंसंट्रेशन होती है। ये भी वॉल्यूम हो गया, ये भी वॉल्यूम और ये भी वॉल्यूम। अब इस रिएक्शन का जब हम केसी का एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, तो वो इस तरह का होता है, KC इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा हमारे पास CH3, या हम इस तरह C डबल बॉन्ड O लिख देते हैं इकट्ठा, C2H5 आ जाता है, इसकी कंसंट्रेशन आ जाती है, और उसके बाद वाटर की कंसंट्रेशन आ जाती है, और उसके बाद नीचे आ जाता है हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड OH आ जाता है, इसकी कंसंट्रेशन आ जाती है, और इसके बाद C2H5OH की कंसंट्रेशन यहाँ पर आ जाती है। तो हम जब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं
अब इसकी जो एस्टर की जो वैल्यू है वो है x/v। x/v आ जाएगा हमारे पास, और उसके बाद वाटर भी इसी तरह होगा, x/v आ जाएगा ओवर, यहाँ पर ये एसिड के लिए a-x/v आ जाएगा, और उसके बाद b-x/v आ जाएगा। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा x²/v² आ जाएगा, नीचे आ जाएगा a-x इंटू b-x/v का स्क्वायर हो जाएगा। अब v के स्क्वायर से ये v का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो एक्सप्रेशन बचेगा वो x²/a-x इंटू b-x। तो दिस इज़ द एक्सप्रेशन होता है, ये किसी का एक्सप्रेशन होता है इस रिएक्शन के लिए। इसके बाद हम एक और रिएक्शन लेते हैं अमोनिया वाला, N2+3H2 2NH3 ये बनाएगा। तो अब जब टाइम इक्वल टू 0 होगा तो उस वक्त इसकी कंसंट्रेशन 0 होगी, और इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो x होगी, सॉरी इसकी जो N2 की कंसंट्रेशन होगी वो a होगी, और इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो b होगी। जैसे टाइम इक्विलिब्रियम के ऊपर पहुंचेगा तो उस वक्त इसकी जो कंसंट्रेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 2x हो जाएगी, और ये जो होगा ये a-x हो जाएगा, और ये b-3x हो जाएगा। इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वॉल्यूम के ऊपर डिवाइड करेंगे इन तमाम को, और ओवर इसका केसी का जो एक्सप्रेशन होता है वो वैसे हम जानते हैं, NH3 इसकी पावर 2 होगी ओवर N2 इंटू H2 की पावर 3 होगी। वैल्यूज़ को जब हम पुट करते हैं NH2 की, ये 2x/v इसका स्क्वायर होता है ओवर a-x/v इंटू b-3x/v इसका क्यूब आ जाएगा। सिंपली हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4x²/v² हो जाएगा ओवर a-x इंटू b-3x का क्यूब हो जाएगा ओवर इसका यहाँ पर v3 ये होगा और ये v हो जाएगा, टोटल हो जाएगा v4। v2 से v2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा v की पावर 2, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4x²v² ओवर a-x b-3x का क्यूब। ये है इसका फाइनल एक्सप्रेशन। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। यहाँ से हमने किया 4x² को, यहाँ से v² से ये v की पावर 4 था, इसको हमने कैंसिल किया, नीचे बच गया v की पावर 2। अब v की पावर ये 2 होगा, ये ऊपर जाएगा तो ये 4x²v² होगा और a-x b-3x का क्यूब बच जाएगा हमारे पास। यहाँ से हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट और रिजल्ट्स का पता चला। अगर हमारे पास, जैसे कि हमने पहले रिएक्शन में किया था, अगर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों के दोनों अगर बराबर होंगे, इक्वल होंगे, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि उस केसी के एक्सप्रेशन के अंदर वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी वॉल्यूम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे वो रिएक्शन, उनके केसी के अंदर वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं होगा। ये पहला रिलेशन ये निकला। अगर मोल्स अगर बराबर होंगे तो उनमें रिएक्शंस के अंदर वॉल्यूम नहीं होगा, जैसे कि हमने पहले के अंदर किया था। उसके अंदर उसका जो केसी का एक्सप्रेशन निकाला था एस्टर वाले रिएक्शन के अंदर, उसके अंदर x² ओवर a-x इंटू b-x निकाला था। इसके अंदर वॉल्यूम नहीं है, क्यों? क्योंकि मोल्स जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के इक्वल थे। ये पहला है, ये हमने रिजल्ट निकाला। दूसरा रिजल्ट हमने ये निकाला इस रिएक्शन के ज़रिए, अमोनिया वाले रिएक्शन के ज़रिए, अगर रिएक्टेंट्स और मोल के प्रोडक्ट्स इक्वल नहीं हैं तो उसके केसी एक्सप्रेशन के अंदर वॉल्यूम लाजमी होगा। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर जैसे कि हमने यहाँ पर देखा
कि अमोनिया के रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट 4 थे और जो प्रोडक्ट्स थे वो 2 थे, तो उसके अंदर वॉल्यूम आ गया, इन्वॉल्व हो गया। ये दूसरा है हमारे पास यहाँ से, ये 4x का स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर a माइनस एक्स बी माइनस 3x का क्यूब। तो इस रिएक्शन के अंदर ये वॉल्यूम मौजूद है, ये है वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि इनके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो मोल थे वो एक्चुअली इक्वल नहीं थे। इफ मोल्स ऑफ reactants is equal to products, if moles of reactants is not equal to product, ये उसके लिए उसके अंदर वॉल्यूम हो जाएगा। एक यहाँ से फिर एक थर्ड चीज़ भी होती है हमारे पास। तो इस सेकंड केस से एक और फिर दो बातें मज़ीद निकलती हैं। एक बात ये निकलती है कि अगर रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे, दूसरी बात ये निकलती है कि अगर प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे तो फिर क्या होगा। तो ये सिंपली है, अगर हमारे पास रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे, इफ़ रिएक्टेंट्स आर, यानी रिएक्टेंट्स के जो मोल्स हैं, इफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर ग्रेटर देन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, सिंपली इफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ये शॉर्ट ट्रिक होती है, इफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स ग्रेटर होंगे मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के, तो उनके अंदर पता क्या होगा, उनके अंदर जो वॉल्यूम होगा ना, वॉल्यूम वो केसी के एक्सप्रेशन के अंदर वो वॉल्यूम न्यूमिनेटर के अंदर होगा। केसी के एक्सप्रेशन में जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम वो न्यूमिनेटर के अंदर होगा। अगर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स ज़्यादा होंगे तो केसी के एक्सप्रेशन में जो वॉल्यूम होगा वो न्यूमिनेटर के अंदर होगा। मिसाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अमोनिया के केस में 4 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट थे, वॉल्यूम था वो न्यूमिनेटर के अंदर था सिंपली। इसको हम इस तरह अमोनिया के एग्जांपल की तरह भी याद कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा केस जो होता है, अगर प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे, इफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स ग्रेटर देन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, फिर क्या होगा, देन जो वॉल्यूम होगा ना, वॉल्यूम वो डिनोमिनेटर के अंदर होगा। वॉल्यूम कहाँ पर होगा, डिनोमिनेटर के अंदर होगा वॉल्यूम। इस तरह अगर किसी क्वेश्चन के अंदर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए कि इसका फाइनल एक्सप्रेशन केसी का क्या होगा, तो हम आसानी से पता चला सकते हैं। अगर रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा होंगे तो उसमें जो ऑप्शंस में अगर इस तरह का कोई वॉल्यूम वाला आ गया तो वो वॉल्यूम जो होगा उनके न्यूमिनेटर के अंदर होगा। प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे तो वॉल्यूम जो होगा वो डिनोमिनेटर के अंदर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दो तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स यहाँ पर एक्चुअली एक्सप्लेन किए गए हैं। एक हमारे पास के पी है और दूसरा होता है के सी होता है। तो इनके दरमियान हमने रिलेशनशिप को डिस्कस करना है। इसका फाइनल एक्सप्रेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसमें से अक्सर जो क्वेश्चन होते हैं उसके फाइनल एक्सप्रेशन में से पूछे जाते हैं। आसान सी ट्रिक के ज़रिए हम आसानी से पता चला सकते हैं। अब ये है के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल एन होता है। दिस इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन। अब हम ये अक्सर क्वेश्चन इसमें एमसीक्यूज की फॉर्म में इस तरह का क्वेश्चन होता है कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स के मोल ज़्यादा होंगे या कोई वो रिएक्शन वगैरह दे देगा जिसमें प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा होंगे और वो कहेगा कि उस रिएक्शन के अंदर के पी ज़्यादा है या फिर के सी ज़्यादा है। तो सबसे पहले ये डेल एन क्या होता है। डेल एन बेसिकली डिफरेंस होता है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का। डेल एन जो होता है वो एक्चुअली डिफरेंस ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है ना, उसे हम बेसिकली डेल एन कहते हैं।
तो डेल एन के ज़रिए हम यहाँ पर डेल एन की वैल्यू पुट करके एन के दरमियान डिफरेंट किस्म के रिलेशन को हम देख सकते हैं। ये के सी होता है, ये के सी होता है, ये के पी होता है। तो ये जनरल गैस कांस्टेंट होता है और दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर कहलाता है और टी कहलाता है। ये इस रिलेशन में जो सबसे पहली बात है वो है कि जो डेल एन है ना उसकी वैल्यू अगर ज़ीरो हो। अब डेल एन की वैल्यू ज़ीरो किस वक्त होगी? डेल एन की वैल्यू ज़ीरो किस वक्त होगी? डेल एन की वैल्यू ज़ीरो उसी वक्त होगी कि जब जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो मोल्स हैं वो इक्वल हो जाएं। जब रिएक्टेंट्स और मोल्स के जो प्रोडक्ट हैं वो इक्वल हो जाएंगे, डेल एन की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो उस वक्त ये पहले है तो उसमें जो के पी होगा वो इक्वल हो जाएगा के सी के पी विल बी इक्वल टू के सी के। इसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि जब हमारे पास जो डेल एन की वैल्यू है वो पॉजिटिव हो या ग्रेटर देन वन हो। डेल एन की वैल्यू वो या तो पॉजिटिव हो या फिर ग्रेटर देन वन हो, ये इस तरह भी कह सकते हैं, ग्रेटर देन वन हो। तो फिर क्या होगा? ग्रेटर देन वन किस वक्त होगी? इसका मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा है, ठीक है। जब भी प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे तो के पी की वैल्यू यहाँ पर हम इस तरह ट्रिक के ज़रिए कि यहाँ पर पी है ना, पी मीन प्रोडक्ट, जब भी प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे तो डेल एन की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और के पी की वैल्यू भी ये होगी, के पी विल बी ग्रेटर देन के सी के। और इसका जो थर्ड होता है उसके अंदर अगर हमारे पास जो डेल एन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ जाए या लेस देन वन आ जाए तो उसके अंदर हमारे पास जो के पी होता है वो लेस देन हो जाता है के सी के। इसके अलावा वो डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन इस तरह वो पूछ सकता है, फॉर एग्जांपल के पी इज इक्वल टू के सी है और ये आर टी है। अब डेल एन है, डेल एन फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर जैसे कि रिएक्टेंट्स अगर ज़्यादा हो जाते हैं, एक अगर ज़्यादा होता है यानी डेल एन की वैल्यू हमारे पास आ गई है -1, तो -1 आ गई, यहाँ पर हम पुट करेंगे -1। तो यहाँ पर के सी इस तरह भी पुट किया जा सकता है, के सी इज इक्वल टू के पी इज इक्वल टू के सी इंटू ये इसको 1/RT भी कह सकते हैं इस तरह। तो अगर -2 है तो हम फिर इसको यहाँ पर -2 पुट करेंगे तो इसी वजह से 1/RT इंटू 1/RT। तो ये डिफरेंट किस्म के इनके रिलेशंस बनाए जा सकते हैं के पी और के सी के दरमियान। आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एप्लीकेशन दो तरह के इसकी एप्लीकेशंस हैं। जो इसकी जो सबसे पहली एप्लीकेशन है वो है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ज़रिए डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास इसकी पहली एप्लीकेशन है, बहुत ही आसान है। हम जैसे कि हम जानते हैं ना के सी किसके इक्वल होता है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये इसके बराबर होता है। दिस इज मोलर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट, दिस इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। और इसको हम बेसिकली इस रेशियो को हम क्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यू। इसके अंदर थ्री डिफरेंट थिंग्स होती हैं। फॉर एग्जांपल पहली बात ये है, अगर के सी इज इक्वल टू के सी यानी रेशो के इक्वल हो जाता है क्यू के, या फिर यानी प्रोडक्ट्स या इस रेशो के ओवर रिएक्टेंट्स, तो इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। या इसके अलावा वो रेशो के भी इक्वल पूछ सकता है वो, यानी वो कह सकता है कि के सी इज इक्वल टू रेशो, तो वो जो रिएक्शन होगा वो इक्विलिब्रियम की स्टेट के अंदर होगा। रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर वो रिएक्शन उस वक्त होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि के सी की वैल्यू लार्ज हो जाए, के सी इज़ लार्ज रेशो से, यानी के सी की जो वैल्यू है वो अगर लार्ज होता है तो फिर क्या होगा। मैं इसको इस तरह याद करता हूँ, अगर के सी की वैल्यू लार्ज होगी तो इसका मतलब है कि रेशो स्मॉल होगी। अब रेशो किस वक्त स्मॉल होगी?
जब रिएक्टेंट्स ज़्यादा होंगे, रिएक्टेंट्स स्टेबल होंगे। जब रिएक्टेंट्स स्टेबल होंगे तो यानी डिनोमिनेटर जब भी कम होगा तो उसी वक्त रेशो कम होती है ना। तो रेशो जब कम होगी, किस वक्त कम होगी? जब रिएक्टेंट्स कम होंगे। जब रिएक्टेंट्स कम होंगे तो इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे। नहीं नहीं, जब रेशो उस वक्त कम होगी जब रिएक्टेंट्स ज़्यादा होंगे। जब भी डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा, जब भी डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो रेशो होगी और रेशो की जो वैल्यू होगी वो उतनी ही कम हो जाएगी। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर कौन है? रिएक्टेंट है, ठीक है। जब भी डिनोमिनेटर यहाँ पर रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट की जब वैल्यू ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे तो वो रिएक्शन किसकी तरफ जाएगा? रिएक्शन किसकी तरफ जाएगा? फॉरवर्ड की डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट की वैल्यू जब ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट कम है, तो रिएक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। रिएक्शन विल गो टुवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ वो रिएक्शन जाएगा। और थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हमारे पास केसी की वैल्यू स्मॉल हो जाए और इस रेशो की वैल्यू ज़्यादा हो जाए, ठीक है। जब रेशो की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका क्या मतलब है? उसमें न्यूमिनेटर ज़्यादा है, न्यूमिनेटर के अंदर कौन है? प्रोडक्ट ज़्यादा है। तो जब प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे इसका मतलब रिएक्टेंट कम है। तो रिएक्शन किसकी तरफ जाना है? रिएक्शन ने बैकवर्ड की तरफ ही जाना है ना। तो वे विल प्रोसीड रिएक्शन टूवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ वो रिएक्शन प्रोसीड करेगा। ये इसकी पहली एप्लीकेशन है। इसके अंदर तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। अगर इक्वल होगा तो इक्विलिब्रियम के अंदर होगा, अगर केसी की वैल्यू लार्ज होगी, रेशो कम होगी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, अगर रेशो ज़्यादा होगी तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर वो रिएक्शन प्रोसीड करेगा। सेकेंड एप्लीकेशन है इसकी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इसके अंदर भी इसी तरह तीन तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तीन तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहले, अगर केसी की वैल्यू लार्ज होगी, इफ़ केसी की वैल्यू यानी बहुत ही ज़्यादा लार्ज होगी, केसी इज़ लार्ज, तो फिर क्या हो सकता है? क्या क्या कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि अगर केसी की वैल्यू लार्ज होगी? तो इसके अंदर एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर ये है एक ओजोन है ना, ये 3O2। इसके अंदर जो केसी की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 10⁻55 एट 25 रूम टेम्परेचर के ऊपर। यानी इसका क्या मतलब है? केसी की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा लार्ज है। तो केसी की वैल्यू जब बहुत ही ज़्यादा लार्ज होगी ना तो उस वक्त रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा। रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा। उस वक्त रिएक्शन जो होगा वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा। यील्ड ऑफ रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा हाई होगी। यील्ड ऑफ रिएक्शन हाई होगी। प्रोडक्ट्स विल बी मोर स्टेबल। प्रोडक्ट्स क्या होंगे? स्टेबल होंगे। और रिएक्टेंट्स जो होंगे, रिएक्टेंट्स लेस स्टेबल होंगे और इसके अलावा रिएक्शन जो होगा वो कंप्लीट होगा। ये इसकी पहली पॉसिबिलिटी है इसकी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के अंदर। दूसरी इसकी पॉसिबिलिटी ये होती है अगर केसी की वैल्यू स्मॉल होगी, केसी वैल्यू इज स्मॉल, बहुत ही कम हो। फॉर एग्जांपल, ये एक हमारे पास रिएक्शन है 2HF और ये बनाता है हमारे पास H2O प्लस F2। यहाँ पर जो केसी की वैल्यू है वो होती है 10⁻⁻13 एट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। यानी केसी की वैल्यू बहुत ही कम है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन जो है ना वो वेरी लिटल रिएक्शन प्रोसीड करता है फॉरवर्ड के अंदर। रिएक्शन प्रोसीड यानी बहुत ही कम वो फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर वो फ्लो करता है। यानी उसकी जो यील्ड ऑफ द रिएक्शन है ना वो बहुत ही कम है, ठीक है। तो अगर केसी की वैल्यू स्मॉल होगी तो वो रिएक्शन जो होगा डज नॉट प्रोसीड एप्रिशिएबली।
in forward direction. Does not proceed appreciably in forward direction. और इसके अलावा इसके अंदर जो रिएक्टेंट्स होंगे वो मोर स्टेबल होंगे. रिएक्टेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होंगे, प्रोडक्ट्स लेस स्टेबल होंगे और यील्ड जो होगी वो बहुत ही कम होगी. यील्ड ऑफ रिएक्शन क्या होगी, वो बहुत ही लो हो जाएगी इसकी. थर्ड कंडीशन ये है कि इफ़ के सी की वैल्यू है वो वेरी वेरी स्मॉल हो. के सी इज़ वेरी स्मॉल. तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि वो जो रिएक्शन है ना वो बहुत ही कम लिटिल फॉरवर्ड रिएक्शन शो कर रहा है, वो बहुत ही कम. ठीक है. दिस shows a very little forward direction. फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर यानी वो बहुत ही कम जा रहा होता है. और ये तीन इसकी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के अंदर. अगर केसी की वैल्यू लार्ज होगी तो रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा. अगर केसी की वैल्यू स्मॉल होगी तो रिएक्शन जो होता है ना इतना प्रोसीड नहीं कर रहा होगा फॉरवर्ड के अंदर. और इसकी वेरी स्मॉल होगी तो वो वेरी वेरी लिटल जो होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्चुअली वो मूव करता है. इस तरह आज हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन को किया और उसके बाद आगे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम को उसको किया और उसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन को किया. और लॉ ऑफ मास एक्शन के बाद केसी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स उनको ड्राइव वगैरह के उनके यूनिट्स वगैरह किए और लास्ट में हमने उनकी एप्लीकेशन दोनों की दोनों एप्लीकेशन को कर लिया. नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे लीच एटलर प्रिंसिपल करेंगे और इसके अलावा ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स होते हैं इनकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे. अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो या एमटी कैट की स्टडी के हवाले से यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन. खुदा हाफिज़.